चलिए, तो हम लोग प्रकाश पढ़ रहे थे, प्रकाश का पहला क्लास हो चुका था। तो हम लोगों ने प्रकाश को क्या समझा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का बंडल है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। ठीक, ये चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। इस प्रकार से विद्युत तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसको मैंने आपको समझाया था। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसमें चुंबकीय फील्ड भी रहेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। ये क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो माध्यम के जो कण हैं उसका जो दोलन रहेगा, उसका जो ऑसिलेशन रहेगा, वो इस प्रकार से जब ऊर्ध्वाधर जब ऑसिलेशन करता है, मतलब वर्टिकली जब इस प्रकार से वो दोलन करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और इस प्रकार जो क्षैतिज दोलन जिसमें होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों मिल करके यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंग है वो बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये क्रिएट करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ये जो प्रकाश तरंग जो होता है वो इसी प्रकार से ये गमन करता है। प्रकाश तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हम लोग ये जानते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंग से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे नीचे यहाँ पर बैगनी है ऐसे, फिर यहाँ पर जामुनी है, फिर नीला है, फिर हरा है, फिर पीला है, फिर नारंगी है, फिर यहाँ पर लाल है। बैजानी हपीनाला, ऐसे टाइप से रंग हमको देखने को मिलता है। बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है ये सबसे ज़्यादा होता है ना। ऐसे लाल रंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, ऐसे हम लोगों ने देखा है। ठीक, ऐसे ये जो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर दिया हुआ है बैगनी का, वो क्या चीज़ है, 400 है, 400 नैनोमीटर है। और इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, 700 नैनोमीटर है। यहाँ देख सकते हो इसका ज़्यादा है, इसका कम है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम लोगों ने समझा था। सातों रंगों को मिला दोगे तो ये रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी तक पहुंचती हैं। सूर्य के प्रकाश का क्या रंग है, मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? सूर्य के प्रकाश का कोई भी रंग नहीं है। सूर्य के प्रकाश का कोई भी हम टॉर्च वगैरह जला रहे हैं जिसमें से जैसे यहाँ पर मैं मेरा लाइट वाइट रूम में लाइट जल रहा है, 2-3 लाइट है यहाँ पर, ये फ्लैश लाइट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं, इस सब में कोई भी रंग नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रकाश होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल रंग होता है। 7 रंगों से मिल करके तो रंगहीन बन चुका है। जितने भी हम टॉर्च जला रहे हैं या फिर जो भी लाइट जल रहा है, फिर जो सूर्य के प्रकाश किरण है, वो सभी रंगहीन है, क्योंकि वो 7 रंगों से मिलकर बना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सोर्स हमको देखने को मिलते हैं जिसमें एक सिंगल रंग होता है, मोनोक्रोम होता है, मतलब एक रंग जिसमें रहता है। जैसे लेजर लाइट लाल रंग से मिलकर बना रहता है ना। लेजर लाइट में क्या होता है, लाल रहता है, लाल रंग का लेजर लाइट देखे भी होंगे बचपन में, आप लोग जलाए भी होंगे। और जैसे शादी वादी होता है तो वहाँ पर भी क्या करते हैं अपन, जैसे डीजे वगैरह जब चलते हैं ना, तो वहाँ पर तरह तरह का जो रंग का जो लाइट वहाँ पर जलाया जाता है। ठीक है, डांस वांस करने के समय। तो वो भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई एक रंग होता है, चाहे नीला है, चाहे लाल है, चाहे हरा है, पीला है, ऐसा टाइप से जो भी रंग रहता है वो रहता है। तो ये 7 रंग जब मिल करके जब कोई रंग बनाता है तो वो ऐसा कोई रंग नहीं बनता है, वो कलरलेस हो जाता है, बिना रंग का हो जाता है। ठीक है, रंगहीन हो जाता है। और यही जो रंगहीन जो प्रकाश होता है वो हमको कोई भी वस्तु को दृश्यमान बनाता है हमारे लिए, मतलब कि हमको देखने में सक्षम करता है। कोई भी वस्तु हमको दिखता क्यों है, क्योंकि वो जो प्रकाश किरणें हैं वो जाकर के उस वस्तु से टकराती हैं, और जिस वस्तु से टकराती है उसका जो रंग रहेगा, जिस भी रंग का रहेगा, उसी रंग की प्रकाश किरणों को वो परावर्तित कर देता है, और वो हमारे आंखों तक आकर के टकराता है और वो हमको दिखाई देता है। आगे इसका मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है, कैसे होता है पूरा, उसको इमेज के माध्यम से समझाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में बात किया था, फिर कुछ तरंग के बारे में आपको मैं समझाया था, है ना। ये तरंग हम लोग देख चुके हैं, मैकेनिकल तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो, मतलब कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये 2 चीज़ हम लोग पढ़े थे। इसमें अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ये 2 चीज़ हम लोग बात किए थे। अनुप्रस्थ तरंग के माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है, लेकिन इसमें वही चीज़, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, 2 मिल करके बने होते हैं। अब देखो यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन था, इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उस ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको एक बार और समझा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है? अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है। ध्वनि तरंग दिया है, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग दिया है, भूकंप तरंग दिया है, तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंग दिया है। तो इसमें से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है? तो हमको पता है जो तनी हुई रस्सी होता है उसमें कुछ तरंग इस प्रकार से उत्पन्न होता है, जैसे कि अगर रस्सी इस प्रकार से तना रहेगा ऐसे, उसको आप थोड़ा हिलाओगे तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगा कुछ ऐसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो तनी हुई जो रस्सी है ऐसे, इस रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होता है इसमें अनु
अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग रहेगा, अनुदैर्घ्य नहीं होगा। तो इसका नहीं पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अब बाकी ये सब में, चाहे वो ध्वनि तरंग हो, चाहे स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग हो, स्प्रिंग में तरंग कैसे उत्पन्न होता है, ये ऐसे, ये स्प्रिंग जानते हो ना, स्प्रिंग में कोई तरंग उत्पन्न होता है, भूकंप तरंग भी इसी प्रकार से रहेगा। तो ये जो 3 तरंग यहाँ पर दिख रहे हैं, सभी अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आ जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल वेव कहलाएगा, ये अनुदैर्घ्य तरंग कहलाएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों ध्यान में रखेंगे इसको। तो ऐसा टाइप का ये काम करता है। अनुप्रस्थ तरंग हम लोगों ने समझा है, कुछ इस प्रकार से रहेगा, ऐसा टाइप का ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो यहाँ पर जो तनी हुई रस्सी में उत्पन्न जो तरंग होता है वो इसी प्रकार से तालाब में अगर पत्थर मारोगे, तो पत्थर जब मारोगे तो तालाब में एक वेव बनता है ना, तरंग बनता है, तो वो भी कौन सा तरंग रहेगा, यही रहेगा, अनुप्रस्थ तरंग रहेगा, ये अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। ये हम लोगों ने समझ लिया है। माध्यम का जो कण होता है वो जब ये तरंग के गमन की जो दिशा है इसके लंबवत जब ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। और जब माध्यम का कण इस प्रकार से ऐसे ऑसिलेट करता है, ऐसे दोलन करता है, तो इसको हम अनुदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम लोगों ने इन चीज़ों को समझा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है बोला जा रहा है। तो प्रकाश तरंग भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, रेडियो तरंग भी क्या है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ये सब क्या चीज़ है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये संचरित होता है ना। यहाँ पर अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है, इस प्रकार से है। तो ये सब भी किस किस प्रकार से, उसी प्रकार से भी संचरित हो रहे हैं ना, इस प्रकार से देखो। हालांकि यहाँ पर 2 फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दोनों प्रकार का फील्ड हमको उसमें देखने को मिलता है। दोनों तरफ जो माध्यम के जो कण होते हैं वो ऑसिलेट करता है। तो इसमें हमसे क्या बोला गया था कि अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, तो प्रकाश तरंग तो है, रेडियो तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि तरंग नहीं है, ठीक है। ध्वनि तरंग क्या चीज़ है, अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि तरंग क्या चीज़ है, अनुदैर्घ्य तरंग है ना। बाकी ये सब चीज़ क्या चीज़ है, अनुप्रस्थ तरंग है, मतलब कि ट्रांसवर्स वेव है, ठीक। इसका बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किसे माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है बोला जा रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग। माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि तरंग को। जितने भी जो तरंग होते हैं उसमें जो मैकेनिकल वेव है, मतलब कि यांत्रिक तरंग है, इनको माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्वनि तरंग बोलो या फिर पानी में उत्पन्न जो तरंग है वो बोलो या फिर और कोई भी तरंग हो, उन सब में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जिसमें ये सभी आ जाएगा, प्रकाश तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, यूवी रेस, रेडियो वेव, सभी ये सब में कोई भी माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है ना। ये सब में माध्यम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती, जबकि ध्वनि तरंग में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी में ठोकोगे तो आपको, लकड़ी इस प्रकार ठोकोगे तो लकड़ी के माध्यम से वहाँ पर ध्वनि संचरित होता है। किसी भी धात्विक पदार्थ में आप ध्वनि संचरित कर सकते हो, या फिर हवा में भी संचरित होता है ध्वनि। चलो, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन सब चीज़ों को समझा। अब यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक, कैसे काम करता है, कैसे क्या क्या होता है, वो सब देख चुके हैं। इधर जो भी रेस रहेगा, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट, फिर धीरे धीरे कम होते जाता है। बीच में हमको यहाँ पर विजिबल लाइट देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर बैगनी, इधर रेड है। इसमें 400 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्ध्य, इसका 700 नैनोमीटर इसका तरंग दैर्ध्य यहाँ पर है, ठीक, ऐसा कुछ है। तरंग दैर्ध्य धीरे धीरे देखोगे तो इधर बढ़ते जा रहा है, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे देखोगे इधर घटते जा रहा है, ठीक, ऐसा कुछ है था। अब ये जो प्रकाश तरंग हम लोग देखते हैं, जो विजिबल लाइट देखते हैं, इस विजिबल लाइट में 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। अब कोई भी वस्तु जब हम लोग देखते हैं, मान चलो यहाँ पर पेड़ है, इस पेड़ को यहाँ पे आंखों से इस प्रकार से देखा जा रहा है, तो ये हमको हरा दिखाई दे रहा है। ये जो पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियां हैं, वो हमको हरा रंग का दिखाई दे रहा है। तो हरा रंग का दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हरा ही रंग हमको क्यों दिख रहा है, दूसरे रंग का क्यों दिखाई देने रहा है, मतलब दूसरे रंग का क्यों हमको नहीं दिख रहा है। देखो होता क्या है, जब कोई भी वस्तु, ठीक, कोई भी वस्तु है, इस वस्तु में जब इस प्रकार से प्रकाश की किरणें टकराती हैं, जो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आकर के परावर्तित होती है, मतलब ये टकराएंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। प्रकाश किरणें टकराएंगे और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब प्रकाश किरणें इस प्रकार से आकर के टकराती हैं, तो वस्तु जिस रंग का है उसी रंग के प्रकाश किरण को वो परावर्तित करता है, उसी रंग के प्रकाश किरण को वो रिफ्लेक्ट करता है। बाकी सभी रंगों को वो अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो, ठीक है। बाकी सभी रंगों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जैसे ये सूर्य की किरणें पेड़ में आकर के इस प्रकार से टकराई, इसके पत्तियां हमको हरा रंग के दिखाई दे रही हैं,
जब ये आकर के टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में इस प्रकार से हमको ये हरा रंग का दिखाई दिया। तो जब सूर्य किरणें इस पत्तियों से जब टकरा रही हैं तो हरा रंग का जो प्रकाश है वही हमारे आंखों तक पहुंच रहा है और हमको हरा रंग दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये पेड़ की पत्तियां क्या कर रही हैं कि हरे रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे रही हैं, हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर दे रही हैं और बाकी सभी रंगों को ये अवशोषित कर ले रही हैं, बाकी सभी रंगों को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक, ध्यान में रखेंगे। जैसे कि ऊपर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग को परावर्तित करती है, जैसे यहाँ पर हरा रंग परावर्तित हो रहा है ना, यहाँ पर हरा रंग क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो कोई भी वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग को परावर्तित करती है वह हमारी आंखों के रेटिना पर पड़कर हमें वस्तु दिखने में संवेदन कराता है। किसी वस्तु का रंग क्या होगा, यह वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश स्पेक्ट्रम के भाग पर निर्भर करता है। पत्तियों का हरा रंग दिखाई पड़ना इसलिए होता है क्योंकि पत्तियां अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के सभी भागों को अवशोषित कर केवल हरे रंग के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को परावर्तित करता है। ठीक है, हरे रंग के प्रकाश के स्पेक्ट्रम कुछ इतना होता है 495 से लेकर के 570 तक। तो इसी हरे रंग के जो स्पेक्ट्रम होता है इसको ये रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तित करेगा और बाकी सभी रंगों को जो हरा रंग है वो क्या कर दे रहा है, अवशोषित कर ले रहा है। इसी प्रकार से हर एक रंग में काम करेगा ना। अगर कोई भी वस्तु हमको लाल दिखाई दे रहा है मतलब कि वो लाल रंग के जो प्रकाश किरणें हैं उसको परावर्तित कर रहा है, बाकी सबको अवशोषित कर ले रहा है। कोई वस्तु हमको नीला दिखाई दे रहा है मतलब कि वो नीले रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, बाकी सभी रंग को अवशोषित कर ले रहा है। तो हर एक वस्तु में काम करता है। लेकिन अब सफेद और काला की अगर बात करेंगे तो काला रंग में क्या होता है कि सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। काला रंग क्या करता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, किसी भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करेगा, इसीलिए वस्तु हमको काला रंग दिखाई देता है। जबकि सफेद रंग होता है, जो श्वेत रंग होता है, वो सभी रंग के प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देता है। सभी रंगों की जो किरणें होती हैं उसको क्या कर देती हैं, सभी स्पेक्ट्रम को वो परावर्तित कर देता है, इसीलिए वो हमको सफेद दिखाई देता है। देखो, चूंकि काली वस्तु सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है इसलिए यह काली दिखाई देती है। श्वेत वस्तु मतलब कि सफेद वस्तु सारे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है इसलिए वह श्वेत दिखाई देती है। ठीक, ऐसा कुछ है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या समझा कि कोई भी वस्तु हमको रंगीन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वह उस रंग के प्रकाश किरणों को परावर्तित करती हैं। उस रंग का जो स्पेक्ट्रम होता है, उस रंग की जो प्रकाश किरणें जो होती हैं, उस रंग का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए हमको कोई भी वस्तु उस रंग का दिखाई देता है। काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ये 7 रंग यहाँ पर दिख रहे हैं ना आपको, ये सातों रंग को अवशोषित कर लेगा काला रंग। और सफेद क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सारे रंगों को परावर्तित कर देता है सफेद रंग। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये सफेद दिखाई देता है। तो ये हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी वस्तु कैसे रंगीन दिखाई देता है वो हम लोगों ने समझा। फिलहाल ये जो रेटिना विटिना है ना, सबको अपन बाद में समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें हालांकि इसमें हमको बताने को है। जो भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो यहाँ पर बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनता है, देखो ये रेटिना में जब बनता है तो ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, हमेशा क्या बनता है, ये उल्टा बनता है। और फिर वो हमारा जो दिमाग है वो उसको सीधा करके देखता है। हमको हालांकि सीधा दिखाई देता है लेकिन प्रतिबिंब बनता है उल्टा, क्योंकि यहाँ पर ये उत्तल लेंस लगा है। ठीक है, क्या लगा है, उत्तल लेंस लगा होता है। ये जो लेंस है ना, ये लेंस उत्तल लेंस लगा है। इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसका प्रतिबिंब जाके रेटिना में बनता है, इसीलिए यहाँ पर हमको कोई वस्तु दिखाई देता है। रेटिना में ना बने तो वस्तु हमको ठीक से दिखाई नहीं देगा। रेटिना के बाहर बन जाए, अगर इधर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो हमको दूरदृष्टि उसको बोलते हैं। अगर इधर प्रतिबिंब बन जाए तो उसको निकट दृष्टि दोष बोल देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी इससे संबंधित और जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग देखते हैं। चलो, तो इस प्रकार से प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब किसी वस्तु का रंगीन दिखाई देना, कैसे रंगीन दिखाई देता है वो हम लोगों ने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के माध्यम से। अब यहाँ पर देखो, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का परावर्तन। इसके जस्ट बाद हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, है ना, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। और ये क्या चीज़ है, रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन। ठीक है,
तो रिफ्लेक्शन में देखो क्या हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन किस प्रकार से होता है इसको समझिए। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वो इसका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई भी प्रकाश किरण इस प्रकार से किसी माध्यम से आती है और यहाँ पर टकराने के बाद इस प्रकार से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जा रही है, मतलब कि जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में लौट गया। ठीक है, अगर मान चलो ये इधर नहीं लौटता, इस प्रकार से अंदर घुस जाता इधर, ऐसे मान चलो यहाँ पर कुछ पानी रखा है, पानी के अंदर इस प्रकार से प्रकाश किरण चली जाती हैं, तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चला गया, मतलब इधर हवा है तो ये हवा, जैसे कि यहाँ पर हालांकि कुछ लिखा नहीं है, मान चलो हवा है, तो इधर ये हवा में है, प्रकाश किरणें अब इस प्रकार से हवा में आती हैं और इसी में वापस चली जा रही हैं, तो ये प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, यहाँ आती है और यहाँ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जा रही है ऐसे। ठीक है, रिफ्लेक्शन है ये। देखो अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर बीच में नॉर्मल लिखा हुआ है, मतलब ये अभिलंब है, ये क्या चीज़ है, अभिलंब है, ये ऐसे। तो जब प्रकाश किरणें आकर जब किसी सतह पर टकराती हैं, सतह पर टकराती हैं और टकराने के बाद ये परावर्तित हो जा रही हैं, रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, है ना। यहाँ पर आपतित किरणें कहेंगे इसको, किसको कहेंगे, इसको जो इस प्रकार से आ रही है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित इंसिडेंट रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। जबकि यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा ये, मतलब कि परावर्तित किरणें कहलाएंगी। ये आपतित किरणें, ये परावर्तित किरणें। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपतित किरणें और परावर्तित किरणें और ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। ठीक, इस बात को याद रखेंगे, एग्जाम में ये आता है। प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ठीक, याद रखेंगे। और जितना आपतित किरणें होता है, देखो ये आपतित किरणें हैं और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, परावर्तित किरणें हैं। ठीक है, ये आप इसका एक सूत्र बनता है, न्यू ऐसे रहता है, न्यू साइन आई अपन साइन आर, इस प्रकार से अपन देखते हैं, उसको बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी छोड़ो, वो अभी हमारे लिए काम करनी है। तो इस प्रकार से है, तो हम इसको देखो, यहाँ पर ये आपतित किरणें जिस प्रकार से जिस एंगल में यहाँ पर आपतित हो रही हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण। इसको हम आई से दर्शाते हैं जैसे। और यहाँ पर जब परावर्तित किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, मतलब कि परावर्तित किरणें जितना एंगल बना रही हैं अभिलंब के साथ, इस प्रकार से इसको हम आर से दर्शाते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, आर यहाँ पर परावर्तन कोण है और ये आपतन कोण है, तो ध्यान में रखेंगे ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर अपन जब बात करते हैं तो ये परावर्तन कोण ना बोलकर इसको हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आर है उसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। ये आई को तो अपन आपतन कोण बोल देंगे, ठीक है, आपतन कोण बोल देंगे, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण बोलेंगे। जबकि यहाँ पर जो आर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, परावर्तन कोण बोल रहे हैं। ठीक है, ये परावर्तन है, यहाँ पर परावर्तित हो रहा है। और यहाँ पर ये अपवर्तन कोण है, इस प्रकार से। और ये दोनों में आपतन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपतन है, आपतन कोण है। इस प्रकार से यहाँ पर भी और वहाँ पर भी वैसे रहेगा आपतन कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है वो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण वो भी हम लोगों ने देख लिया। चलो, तो इस प्रकार से हुआ। अब देखो पहले यहाँ पर मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन को भी समझा देता हूँ, लेकिन उसके बाद हम लोग जो विशेषता वहाँ पर लिखा है ना ब्रैकेट में, उसको देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, दोनों के साथ देखेंगे तब समझ में आएगा। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो यहाँ पर एक माध्यम से ये ऐसे, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश की हैं, तिरछी प्रवेश की हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इस प्रकार से कोई प्रकाश किरण तिरछी प्रवेश करती हैं तो वह अपनी संचरण की दिशा परिवर्तित कर देती हैं। देखो एक माध्यम मतलब इधर जो माध्यम है वो हवा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है एयर लिखा हुआ है, नीचे में यहाँ पर ग्लास लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो माध्यम है ये क्या चीज़ है, कांच है, और ऊपर हवा है। तो जब हवा से कांच में जब प्रकाश किरणें आ रही हैं
तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये ऐसे न जा करके ये इधर आ गई हैं, ठीक, इधर इस प्रकार से जा रही हैं, इधर जा रही हैं ऐसे, मतलब कि वो सीधी ना जा करके थोड़ा सा टेढ़ी हो गई हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभिलंब है, ये जो अभिलंब है इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक गई है, अभिलंब की ओर क्या हो चुकी हैं, वो झुक गई हैं। तो जो प्रकाश, क्या बोला जाए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा में परिवर्तित हो जाता, मतलब परिवर्तन हो जाता है, वही चीज बोला जा रहा है। ठीक है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से हवा से प्रवेश किया और यहाँ क्या आ गया, कांच में आ गया, ठीक, ग्लास में आया, तो अपने जो संचरण की दिशा है उसको हल्का सा वो मोड़ दिया है, मतलब कि हल्का सा संचरण की दिशा बदल गया। मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश किरण है वो अभिलंब की ओर झुक गया है, ये बीच में अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर झुक गया है, देखो थोड़ा सा ये इधर झुक गया है, इसको जाना चाहिए था इधर, इस प्रकार से इधर जाना चाहिए था, सीधा सीधा निकलता ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर थोड़ा झुक गया, ठीक है, इतना झुक गया ना, इतना से इतना झुका है ऐसे, तो अभिलंब की ओर झुका है ये क्यों झुका, देखो अब यहां पर दो चीज आपको देखना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ठीक है, विरल ये क्या चीज है, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो हमेशा अपने अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। और यही प्रकाश किरण मानकर चलो ऐसा रहता है, इधर से मैं नीचे से एक और प्रकाश किरण बना देता हूं, ये ऐसे ही एक प्रकाश किरण यहां पर मैं बनाया, ये प्रकाश किरण अभी ध्यान से देखोगे तो सघन माध्यम से प्रवेश किया, ये सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जा रहा है ना, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये ऐसे अभिलंब से दूर हट जाएगा, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर ये थोड़ा दूर हट गया, अभिलंब से क्या हो गया, वो दूर हट गया है, देखो इधर, ठीक, ऐसा दूर हटा ना, थोड़ा सा दूर हट गया है। तो आप ये कह सकते हो कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वो हमेशा अभिलंब से दूर हट जाता है। इस बात को याद रखेंगे, ये एग्जाम में आता है और ये कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे भी याद रख लीजिए, लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरणें जाती हैं तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरणें जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, ठीक है, ये अभिलंब है बीचों बीच में, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से देखो ये दूर हट जा रहा है और इधर जब ये झुक जा रहा है, तो यही चीज जो होता है ये अपवर्तन कहलाता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं, यही चीज को, मतलब ये जो यहाँ पर हुआ ना अभिलंब से दूर हटना या फिर अभिलंब की ओर झुक जाना, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन में यहाँ पर सिंपल भाषा में लिख दिया गया है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जब तिरछा प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, मतलब कि अभिलंब से दूर हट जाएगा या फिर अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यही चीज प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये दो चीज हम लोगों ने यहाँ पर समझा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन में थोड़ा सा देखना है आपको, ये प्रकाश के परावर्तन में क्या समझना है, जब प्रकाश किरण परावर्तित होती है किसी सतह से टकरा करके, जब प्रकाश किरण मतलब किसी माध्यम में इस प्रकार से किसी सतह से टकराती हैं, इस प्रकार से किसी सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही हैं, तो जब ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोले हैं, प्रकाश का परावर्तन बोले हैं। तो इस प्रकाश का परावर्तन की जब घटना होता है, प्रकाश के परावर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शन का जब यहाँ पर घटना होता है तो इसमें प्रकाश की तीव्रता और आयाम में कमी आ जाती है, ठीक है, तीव्रता और आयाम में कमी आती है। आयाम मतलब कि जैसे कोई भी यहाँ पर तरंग है ना, इस प्रकार से तरंग है, ये जो वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये दूरी को हम लोग बोलते हैं आयाम, ठीक है, आयाम, एम्पलीट्यूड बोला जाता है इसको, एम्पलीट्यूड आयाम ये है, या फिर इसको कह सकते हो यहाँ पर कितना छलांग मार रहा है, मतलब कितना दूरी तक ऊपर नीचे चढ़ रहा है, इसको यहाँ पर आयाम कहेंगे, है ना, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ऐसे आयाम, ये ऐसे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका आयाम छोटा है, ऐसे देखो ये आयाम छोटा है ना, ऐसे। तो ये जो आयाम होता है किसी तरंग का जो आयाम होता है, और तीव्रता मतलब कि जिसको जो प्रकाश की जो चमक होता है ना, जिसका चमक होता है वो तीव्रता में कमी आ जाती है, ठीक है, तीव्रता में कमी मतलब कि तीव्रता में थोड़ी कमी आ जाएगी, आयाम में भी थोड़ी कमी आती है, ये बोला जा रहा है। बाकी इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है,
चाल और आवृत्ति ये नहीं बदलती। प्रकाश का परावर्तन में ध्यान में रखेंगे, तरंगदैर्ध्य, चाल और आवृत्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिलता है। प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य रहेगा, तरंगदैर्ध्य मतलब कि यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, दो स्ट्रिंग या फिर दो गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा। तो ये जो तरंगदैर्ध्य है इसमें किसी भी प्रकार का हमको बदलाव नहीं देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार कोई चेंजेस नहीं आता है प्रकाश के रिफ्लेक्शन में, प्रकाश के परावर्तन में। चाल, प्रकाश का जो स्पीड है उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा आवृत्ति, आवृत्ति में भी किसी भी प्रकार का हमको चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति जो 1 सेकंड में जितने बार चक्कर लगा लेगा ना उसको कहते हैं। तो ये तीनों चीज में किसी प्रकार का हमको बदलाव देखने को नहीं मिलता, मतलब कि तरंगदैर्ध्य, चाल और आवृत्ति किसी भी प्रकार से नहीं बदलती हैं। ध्यान में रखेंगे किसमें, प्रकाश के परावर्तन में। जबकि प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन में मतलब कि रिफ्रैक्शन में आवृत्ति मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है ये नहीं बदलती, बाकी सब चीज़ बदल जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर चाल बदल जाएगा, तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा, आयाम बदल जाएगा, ऊर्जा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का जो अपवर्तन है, इसमें आवृत्ति पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि प्रकाश किरण यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस माध्यम में, मतलब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जब आती है ना तो किसी भी प्रकार से उसके आवृत्ति में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। जबकि चाल, तरंगदैर्ध्य, आयाम, ऊर्जा ये सब बदल जाएगा, चाल कम हो जाएगा, तरंगदैर्ध्य और कुछ हो जाएगा, ऐसा टाइप से जो भी रहेगा वो सब होगा। तो आवृत्ति में कोई भी बदलाव हमको देखने को नहीं मिलता है, बाकी सब चीज़ बदल जाता है। चलो, और यहाँ पर तरंगदैर्ध्य, चाल और आवृत्ति तीनों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, ये तीनों चीज को हम लोगों ने यहाँ पर समझा, मतलब दोनों चीज को समझा। और उससे पहले ये सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा, कैसे प्रतिबिंब बनता है, जो भी कलर दिखाई था वो सब चीज़ों को हम लोग समझा। अब यहाँ पर हम लोग समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनना को समझेंगे। ठीक है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। इसको मैं आपको अगले क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, एक अलग टॉपिक बनाकर इसको समझेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी बेसिक चीज़ें थे उसको आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना है ना, ये प्रकाश के परावर्तन के कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, है ना। ये समतल दर्पण है, एक तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इन सब के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो ये उत्तल दर्पण है, या फिर जो अवतल दर्पण कहलाएगा ये अवतल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण है। इन सब में प्रतिबिंब का बनने को हम लोग समझेंगे। समतल दर्पण में इससे पहले यहाँ पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देखेंगे यहाँ पर ऐसे। तो ये सबको मतलब मैं अगले क्लास में समतल दर्पण पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो भी अवतल उत्तल दर्पण है वो सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास से बस नहीं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।